This call is now being recorded. सर को बोलो। सर तो है ही का। Good evening, learners. Am I audible? Yes, sir. We will be starting from the next unit today. I'll be presenting in just a moment. Should we wait for 5 minutes for all the students to join, because I am seeing that 25 students have joined till now. छह बजे अंधेरा हो जाता है। सर आ गए। Uh, 26 स्टूडेंट्स have joined till now. 26 लोगों ने ही अभी ज्वाइन किया है। कल कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग थे, एंड हमने कल सेकेंड ब्लॉक तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एमएनसी जो था वो लास्ट यूनिट था।
जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई किसी को पिछले यूनिट में से, पिछले ब्लॉक में से कोई इशू है तो वो बता सकता है। हम और 2-3 मिनट वेट करेंगे और लोगों का और लर्नर्स का ज्वाइन करने के लिए। विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर फॉर अदर लर्नर्स टू ज्वाइन। After 2-3 minutes, we will start our session and others will join side by side accordingly. So learners, we will start. We'll be starting with block 3 and others may join in between। वो सब जो लोग नहीं आए हैं वो भी in between ही join कर लेंगे। तो ब्लॉक 3 में है हमारा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एंड फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और यूनिट 13 है कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग सेशन में। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस, अगर इसके बारे में किसी को भी आइडिया है, कुछ बताना चाहे, कुछ भी बता सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सही बताना है, गलत भी बता सकते हैं और उसके बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर कोई बताना चाहे। हेलो जी, मैं बना दूँ, बताइए। सर, प्लानिंग मीन्स हमें वो प्लान करना होता है कि हम किस काम को कैसे करें और उसके लिए क्या क्या स्टेप लेना चाहिए हमें। वही से अभी ठीक है। अगर हम काम करते हैं इन फ्यूचर, अगर हम प्लानिंग करके करते हैं जिससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो और उसको अच्छी तरह से हम करना। हेलो जी सर, जी, सुन पा रहे हैं? और कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, सब सुन पा रहा हूँ। और कोई बताना चाहेगा इसमें? हेलो शेयर। जी हेलो बताएं। शेयर। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले प्लानिंग बनाना बहुत नीड होता है, क्योंकि अगर प्लानिंग सही रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंकित कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। जी बोलिए। अंकित आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई इशू नहीं है, हम इसको शुरू करते हैं। हितांश भी कुछ बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। सर, प्लानिंग जो होता है वो प्रोसेस ऑफ सेटिंग फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग ऑन द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग देम। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, अबाउट द कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस यूनिट इज अबाउट बिजनेस। हम बिजनेस में प्लानिंग। हाँ जी अंकित, क्या बोल रहे हैं?
हेलो। अंकित आपका माइक ऑफ कर लीजिए या तो बोलिए। ठीक है, तो प्लानिंग एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग, हम यहाँ पर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या होगी और डिसीजन मेकिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इफ वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और इफ वी आर रनिंग अ बिजनेस और इफ वी आर अ गुड बिजनेस हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले से ही शुरू हो रखा है। उस केस में क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, किस किस टाइप की प्लानिंग होती है, क्या स्टेजेस होती हैं। जैसे कि अगर इफ इट इज अ न्यू बिजनेस, अगर कोई न्यू बिजनेस है, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, कोई एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, तो प्लानिंग एक अलग टाइप की प्लानिंग होगी जिसमें ये प्लान किया जाएगा कि अपने बिजनेस को सेटअप कैसे करें, हाउ विल बी सेटिंग अप दिस बिजनेस। सेम टाइम पे अगर ऐसी कोई प्लानिंग, अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, अच्छा रन कर रहा है, तो द प्लानिंग विल बी अकॉर्डिंग टू हाउ विल बी दिस हाउ दिस बिजनेस विल बी एक्सपेंडेड फर्दर। ये प्लानिंग होगी इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें फर्दर। और प्लानिंग ये हो सकती है इफ इट इज अ गुड बिजनेस व्हिच इज रनिंग एट अ फास्ट पेस, देन वी कैन प्लान बट देन वी कैन प्लान अबाउट व्हाट ऑल आर द फैसिलिटीज व्हिच वी कैन गिव टू आवर एम्प्लॉयज, क्या क्या हम अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। और एम्प्लॉयज हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, उनको हम क्या व्हाट विल बी द ऑल फैसिलिटीज वी विल बी गिविंग टू देम, दिस विल कम अंडर प्लानिंग ओनली। सो primacy of planning, planning as a process, persiveness of planning, feature of the future operation, ये और ये वही सारी बेसिक चीजें हैं जो चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि अगर हम primacy of planning पढ़े, planning precedes all other managerial functions. The process of management begins with planning. Planning provides the basis of subsequent functions of organizing, staffing, directing, and controlling. Though all the functions are highly interrelated and are equally important. So, what it is said in this paragraph is that planning is done at every stage. हर स्टेज पे प्लानिंग होती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस, कैसे हम उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब आप अपना जो स्टाफ है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। डायरेक्टिंग, आप कैसे अपने जो डायरेक्शंस हैं, इफ यू आर अ ओनर ऑफ दैट बिजनेस, इफ यू आर अ सीईओ और इफ यू आर एट अ टॉप लेवल पोजीशन, आप उसके डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं, how you are directing to the lower subordinates. Controlling, how you are controlling that business, because controlling is very much important if you are running a business. Controlling is the main component जिससे आपका बिजनेस कैरी आउट करता है, जिससे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको कंट्रोल करना है और कहाँ पे आपको एक्सपेंड करना है। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग। ये हर किसी टाइप के, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, इफ इट इज अ स्मॉल बिजनेस और इफ इट इज अ लार्ज बिजनेस, planning is the main part, it is the necessary part, everything is planned, everything is planned in advance. अगर एडवांस में प्लानिंग नहीं होगी तो बिजनेस विल नॉट ग्रो। इफ द प्लानिंग इज इन एडवांस, वेरी मच एडवांस अबाउट एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ स्मॉल बिजनेस वेर यू आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, आप गुड्स बना रहे हैं, तो देयर विल बी अ प्लानिंग कि आप कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, आप कब रॉ मटेरियल लेंगे, कितनी दूर से आ रहा है, हाउ फार द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, हाउ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, everything will be planned, how when it will reach, because in business time is a very important component. if जो टाइम है आपका, जो अगर आपने टाइम पे कोई चीज डिलीवर नहीं करी तो बिजनेस के लिए एक लॉस साबित हो सकता है। इट विल बी अ लॉस टू बिजनेस इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स इन टाइम। So planning is needed at every step. If you are a manufacturing plant, you need to plan about how to get the raw material, how that raw material will be converted into those goods, how good your machinery is working, how when and where your machinery will be serviced, how much time it is needed to service your machinery, and everything will be planned accordingly. So planning is a very important process. Planning as a process involving a few stages of steps. It is a sub-process of process of management. The planning process begins with identification of mission, that you will identify what you have to do next, what are your goals, and accordingly you will plan your future processes. So you can read these points: information based, rationality, formal and informal nature, intellectual process. This will be all basic points. So we will be taking one more point from the planning uh, planning topic. So planning premises. Planning is based on certain assumption of estimates about future behaviors of events and situations in the environment. These are formally known as planning premises, which are derived through the process of forecasting, without which assumption planning becomes an empty speculative exercise. Managers make promises, assumptions of security, certainty in the midst of grave
uncertainties and complexities. So what it is saying is that when you are planning something, when you are in a business and when you are planning for something, when you are committing something, for example there are many scenarios, बहुत सारे ऐसे scenarios आएंगे जहां पर आपको अपने जो कंज्यूमर्स हैं या फिर आपके जो बायर्स हैं, आपको उनको एक प्रॉमिस करना होगा दैट I will be giving those products in a certain amount of time. For example, we are having a deal in June, and you are not sure about that product will be manufactured after 2 months. 2 months में वो product बन जाएगा, but still you, because you have a planning in mind, because you know that you can push your machinery, you can push your labor force. तो आप एक estimate, एक rough estimate दे देंगे that I will be delivering your products in July, I will be delivering your products in August. तो इफ यू हैव अ प्लान इन माइंड तो आप उसको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट. तो ये सब है प्लानिंग प्रेमिसेस के अंदर, दैट गिविंग द प्रोमिसेस एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू दोज प्लान्स व्हिच यू हैव इन माइंड फॉर डिलीवरिंग दोज प्रोडक्ट्स इन टाइम. यह जाता है प्लानिंग प्रेमिसेस के अंदर. ऐसे ही है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है. देयर आर वेरी सिंपल पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. Provides direction, that you know how you have to go, where you have to go. Planning will determine you the direction. For example, we have taken the example of that delivering the products in 2 months. When you know that your labor force is not that efficient of delivering that product in 2 months, you will plan accordingly. You will plan that how you can deliver those products in time. And if you have a successful plan in your mind, it will be very easy for you to deliver those products in time. Then reduces uncertainties, then provides opportunities. So planning will give you many benefits. There will be kingpin function, resource efficiency, adaptive responses, adaptive actions, integration. So these are the points you can read about planning. They are very basic points and you can easily understand them. Then what are the limitations? Because the planning have a very important part to play. Then everything have a good side and a bad side. So planning must be having a bad side also. Planning के कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो प्लानिंग को हिंडर करें. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को हिंडर करेंगे? जो प्लानिंग के जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है कि जब आप प्लान कर लेते हैं कोई चीज, व्हेन यू हैव प्लान्ड अ चीज. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए 2 महीने की टाइमलाइन दे दी है. यू हैव गिवन अ टाइमलाइन ऑफ 2 months टू डिलीवर अ प्रोडक्ट इन बिजनेस. एंड यू हैव जब आपकी वर्कफोर्स ने आपसे पूछा कि जस्ट अ मोमेंट, आई So, what are the limitations of planning? Lack of control is a limitation of planning. आपने एक प्लान बनाकर अपनी वर्कफोर्स को बता दिया है. You have distributed a plan to your workforce that we will be getting these products done in 2 months and this will be our plan. ये हमारा प्लान होगा, हम इस हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाएंगे in 2 months. जब आप ये प्लान बना लेते हैं and you have delivered that plan to your workforce, आपने उनको बता दिया है वर्कफोर्स को, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं. एंड देन यू लूज कंट्रोल. आपका एक कंट्रोल हट जाता है बिकॉज ऑलरेडी प्लान चीज है, सबको पता है कि वो कैसे करना है. दे ऑलरेडी नो दैट हाउ टू डू दैट वर्क. तो आफ्टर 15 days आपके पास वो कंट्रोल नहीं होता है कि आप उन चीजों को चेंज कर दें. अगर आपने प्लान्ड वे में कोई चीज कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग वन थिंग इन अ प्लान्ड वे, आफ्टर 15-20 days you will not be having any idea that you can change that plan because everything was going with plan. अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, तो आप 15 दिन बाद ये नहीं कर सकते हैं कि आप इससे बैक स्टेप ले लें, आप इसको चेंज कर दें प्रोडक्ट्स को. ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो आपका एक कंट्रोल जो है वो चला जाता है अगर प्लानिंग होती है, तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है. तो लैक ऑफ कंट्रोल एक लिमिटेशन है प्लानिंग का.
देन रिजिडिटी भी उसी में ही आता है जो हमने अभी बात की, दैट व्हेन यू हैव मेड अ प्लान, आपने एक प्लान बना लिया है, आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आफ्टर 15 डेज आपके पास एक रिजिडिटी है, अब आपको उसी प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, यू विल बी मूविंग विद दैट प्लान ओनली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, रिजिडिटी आ जाती है। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिट लेवल, ये सारे जो हैं ये सब लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। सो आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, हमने प्लानिंग समझा, उसकी लिमिटेशन समझी, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, प्लानिंग व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट विल बी द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, देन हाउ यू विल प्लान, ये प्रोसेस क्या होगा उस प्लानिंग का, ये हम पढ़ेंगे इसमें 9.6 में, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स, हम एक दो डिस्कस इसमें से करेंगे, किसी को और जो इशू अगर इसमें है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बता सकता है, हम उस प्लान में उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अप्रेजल ऑफ इंटरनल सिचुएशन, आपको जब आप प्लान करते हैं कोई भी चीज, व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग यू हैव टू, आपको हर चीज के बारे में सोचना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 10 लोग की कंपनी लेते हैं, इफ इट इज अ कंपनी ऑफ 10 पर्सन्स, then you have to assess the internal situation, that what will be the internal situation of it, क्या internal situation है, कैसे ये 10 लोग वर्क करेंगे, how this 10 लोग then 10 persons will work, how the work will be done, everything internal situation will be assessed first, कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, what are the resources available to you, how these resources can be used, how these resources can be used efficiently। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक छोटी सी कंपनी का एग्जांपल ले लें जिसमें कोई एक इंजीनियर है, एक अकाउंटेंट है, देयर इज वन इंजीनियर, देयर इज वन अकाउंटेंट, देन देयर इज वन लेबर फोर्स, देयर आर 2-3 लेबर फोर्सेस, देन देयर इज वन मैनेजर। तो एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे कैन डू। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इंजीनियर को मैनेजर का काम दे दें और आप अपना जो अकाउंटेंट है उसको इंजीनियर का काम दे दें, यू कैन नॉट डू दैट थिंग। if you have a planning, if you have an internal, if you know what the internal situation is, आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, अगर आपको इस बारे में सब कुछ पता है, आप अनअवेयर नहीं है, तो आप उसी अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। यू विल गिव द वर्क रिलेटेड टू इंजीनियर टू दैट इंजीनियर ओनली, you will give accounts work to that accountant only, you will give the managerial work or the admin work to that manager only। तो you will be planning according to your internal situation, और उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि आपने सही लोगों को सही काम दिया है, आपने गलत लोगों को काम नहीं दिया, यू आर नॉट गिविंग द वर्क टू रॉन्ग पर्सन। तो आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आपको प्लान करना पड़ेगा। यू विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो। What are the external environments? If you are starting a business, if you are starting something new at a new place, then external environment may be the legalities, जो भी लीगल इश्यूज हैं, जो आपको उस एरिया में ऑपरेशन करने के लिए कोई भी लीगल इश्यूज आते हैं, आपको लीगल इश्यूज को भी सॉल्व करना होगा, सॉर्ट करना होगा। अगर आपको बॉन्ड कोई आपको एक if you are having 10 people, if you are taking money for कहाँ से आपको पैसा लेना है, कहाँ से आपको फंडिंग लेनी है, what will be the funding source, आपको बैंक से लेना है या फिर आपको किसी पर्सन से लेना है, so everything will come under plan। आपको पता है what are the resources available to you, क्या आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल से क्या आपको बनाना है, आपको ये सब कुछ पता है। तो दीज थिंग्स विल बी ऑलरेडी प्लान्ड कि क्या वो आपके पास रॉ मटेरियल है, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ें इससे बन सकती हैं, एवरीथिंग विल बी अगर वो प्लान्ड होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमें पता होगा कि हम रॉ मटेरियल कितने टाइम में ले सकते हैं, कितने टाइम में हमारे पास वो आ सकता है। उसके बाद व्हाट विल बी द लीगल इश्यूज विद इट, क्या क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर प्लान्ड होंगी, अगर हमने वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड अबाउट इट, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर आप पहले से ही असेस कर लेते हैं, आप बैठ के नहीं रहते हैं, यू आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर ऑल द डिफिकल्टीज टू कम। तो अगर आप इन सब चीज़ों को प्लान कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, आपके पास ऑलरेडी प्लान बी और प्लान सी होने चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग प्लान बी और प्लान सी अवेलेबल। अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं करता है, इफ योर प्लान ए इज नॉट वर्किंग, देन प्लान बी और प्लान सी कैन वर्क। आपको उसी अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा।
arrangements of implementation of plan, formulation of medium range and short range plans. तो आपको शॉर्ट रेंज प्लान्स क्या होते हैं, अगर किसी को आइडिया हो तो बता सकता है। मीडियम रेंज प्लान क्या होते हैं, आप किसी को आइडिया हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी को आइडिया है तो बता सकता है, नहीं तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद इट। शॉर्ट रेंज प्लान्स एंड मीडियम रेंज प्लान्स और लॉन्ग रेंज प्लान्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस? Those who cannot understand Hindi, what are the short range plans in business, what are the medium range plans, and what are the long range plans? Okay, no issue. So I'll be discussing it. What are the short range plans? If you are starting a business, आपने एक business start किया है, then there will be short range plans. Short range plans होंगे, medium range plans होंगे, and then long range plans होंगे. Long range plans आते हैं जिसमें आप 5 to 10 years का forecast करते हैं. You will be forecasting about 5 to 10 years. Then medium range plans होते हैं जिसमें आप 1 या 2 साल का forecast करते हैं, या forecasting about 1 to 2 years. And then small range plans होते हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, या मेकिंग अ प्रोडक्ट, एंड वो अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 months में हो जाती है, 2.5 months में हो जाती है, तो these are short range plans जिसमें आप प्लान करेंगे कि I'll be manufacturing a product in 2.5 months or 3 months. So what will happen, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? What will be the example of short range plan? Short range plan का मैंने आपको बताया that a product will be manufactured in 2 months. It will be planned accordingly that how will be that product will be manufactured. Then the medium range plans will be that how that product will be circulated, how that product will be distributed, how that product will be advertised. उसको कैसे advertise करेंगे, कैसे distribute करेंगे, कैसे circulate करेंगे. Everything will come under medium range plans, जिसमें आपको 1 से 2 साल का forecast, you will be planning about 1 to 2 years, how you will be advertising that product, how you will be selling that product. And long range plans में आ जाता है about the company, about the business, that how you will be running your business for next 5 to 10 years. You will be planning accordingly what all are the products you will be manufacturing, what all are the products which you will be producing in next 5 years, so that your company will grow at a constant pace or at a good pace. So all these things will come under short range plans, medium range plans, and long range plans. So forecasting as an element of planning, हमने forecasting already discuss कर लिया है. We have already discussed forecasting. Forecasting is all about how you will forecast that what will be happening in your company, what will be happening in your business in next 10 years, next 5 years. For example, they have given example of forecasting and predicting. There will be revolutionary developments in TV technology during the next 5 years. So you will be forecasting about the next 5 years. अगर आप सोचते हैं कि next 5 years में क्या revolutionize हो जाएगा एकदम से. For example, we were discussing about technology in our last to last class. So in technology, what we were discussing is technology बहुत जल्दी change होती है. Technology is changing at a very rapid pace. हर 2 साल में 3 साल में it is changing. So अगर आप कोई टेक कंपनी है विच इज मैन्युफैक्चरिंग हेडफोन्स, जैसे हमने बोट का एग्जांपल लिया था, इफ यू आर अ टेक कंपनी, अगर आप हेडफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हेडफोन्स, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सेल फोन्स और स्मार्टफोन्स, सो व्हाट विल हैपन इज यू हैव टू फोरकास्ट दैट नेक्स्ट 5 years में क्या चीज नहीं आ जाएगी, क्या टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, व्हाट विल बी द न्यू टेक्नोलॉजी एंड व्हाट विल बी द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग टू द मार्केट, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा. यू हैव टू फोरकास्ट योर प्लान्स दैट हम इस हिसाब से चेंज करेंगे, हम ये चीजें, these all are the things, these all are the machineries which will be getting, हम कौन सी मशीनरीज खरीदेंगे नेक्स्ट 2 years 3 years, so that हम टेक्नोलॉजी के साथ चल पाए. जैसे इन्होंने टीवी का एक एग्जांपल लिया, टीवी टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years रेवोल्यूशनाइज होगी, तो ये हम ऑलरेडी फोरकास्ट करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे. फोरकास्टिंग में क्या होता है कि समटाइम्स वो फोरकास्ट ठीक भी चला जाता है, समटाइम्स वो फोरकास्ट गलत भी चला जाता है. देयर आर लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग आल्सो, that forecasting can be wrong, forecasting can be true. If forecasting is true for you in your business, you will grow at a very rapid pace. आप बहुत अच्छे पेस से ग्रो करेंगे. Then types of planning, हमने पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, हम प्लान कैसे कर सकते हैं, what are the limitations of planning, what are the benefits of planning, then what is forecasting, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी. So अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग पे. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कैसे कैसे टाइप की प्लानिंग हो सकती है. तो प्लानिंग कई टाइप्स की होती है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी जिसमें आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, 5 year प्लान भी हो सकता है और एक 1 month प्लान भी हो सकता है. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो होती है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करते हैं. वी आर प्लानिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे दैट वी विल बी डूइंग these things.
तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग का एक एग्जांपल अगर हम लें, जिस इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, there is a very good example of military of our country, of military of any country you can say. When a military, अगर कोई military जो है वो war पे जाती है, if a military is going on a war, तो everything is strategically planned, मतलब हर चीज एक strategy से plan होती है, क्योंकि वहां पर आपके पास गलती का scope नहीं होता. There is no scope of mistake if you are talking about a planning, strategic planning in military. You have planned everything that you will move 100 meters ahead, you will move 200 meters ahead, उसके बाद आप right लेंगे, left लेंगे, you will shoot at that point. Everything involved in military war environment वो एक strategic planning होती है. Strategic planning को आप change नहीं कर सकते हैं. एक time के बाद आपने जो plan कर लिया है वो plan आपका वही plan workout करेगा और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ वेरी डीप थिंकिंग. आप उसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंक करके सारी चीज़ों को असेस करके, अगर हम मिलिट्री का एग्जांपल लें, वी आर गोइंग ऑन अ वॉर एट अ डिफरेंट प्लेस, अगर हम किसी और प्लेस पे वॉर पे जा रहे हैं तो वी विल बी असेसिंग. हम ऐसा नहीं होगा दैट वी विल बी प्लानिंग इन जस्ट 1 day 2 day और 3 days. वी विल बी प्लानिंग दैट सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 6 months और फ्रॉम लास्ट 1 year. हम एक साल से प्लान कर रहे होंगे. हम हर चीज़ को देखेंगे. we will be watching everything, we will be watching every small step of any position, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ ये बहुत ही एक रिजिड प्रोसेस होता है. इसमें आप इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर सकते. देन दूसरी टाइप की प्लानिंग आ जाती है टैक्टिकल प्लानिंग. तो टैक्टिकल प्लानिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टिकल प्लानिंग, जिसमें आप एक प्लान नहीं रखते हैं, आप सब प्लान भी बनाते हैं. आप एक मोर स्पेसिफिक फंक्शनल सब प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें टैक्टिकल प्लानिंग limited to the scope and consist detailed decision and actions initiated at a local managerial levels to exploit situation as and when they arise to cope up with local operational problems. It is sub-cooperative wide in nature. Tactical plans take the form of small successive steps or moves taken in concerted manner. So what is tactical planning is in which आपको जो मूव्स हैं वो एकदम से लेनी होती हैं. ये टाइम बाउंड होते हैं प्रोसेस. ये टाइम बाउंड और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं और बिजनेस जो बिजनेस वर्क कर रहा है एंड एकदम से उस बिजनेस में आपका सब कुछ एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से काम चल रहा है. आपका एक प्लानिंग से सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग with the flow of the planning you have done earlier. आपने एक जो forecasting और planning करी थी उसके हिसाब से आपका काम चल रहा है. बट ऐसा बहुत बार होगा, there will be many circumstances when जब आपका जो प्लान है वो उतना एफिशिएंटली नहीं वर्क कर रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इशू की वजह से. अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें, अगर इट इज अ फूड सर्विस, इफ इट इज अ फूड बिजनेस, और वो फूड बिजनेस अगर हम स्ट्रीट्स पर अगर हम अपना फूड बिजनेस चला रहे हैं, इफ वी आर रनिंग आवर फूड बिजनेस ऑन स्ट्रीट्स, तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, व्हिच विल बी सिचुएशनल. कई चीजें सिचुएशनल होंगी, जैसे कि आप अगर स्ट्रीट पर फूड बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पर रेन का, स्टॉर्म का और जो ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ये जो ऐसे इश्यूज हैं इनका पता नहीं है. वी डू नॉट नो कि व्हेन विल रेन कम और व्हेन विल बी द स्टॉर्म कमिंग. तो इनमें आपको जो एकदम से द प्लानिंग व्हिच विल यू बी डूइंग ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि अगर एक फूड बिजनेस में ही एक स्टॉर्म आ जाता है, रेन आ जाती है बीच में, तो आप एकदम से जो प्लान करेंगे दैट हाउ यू विल बी वाइंडिंग अप योर फूड बिजनेस, हाउ यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और हाउ यू विल बी सेविंग योर ऑल फूड, आप अपने फूड को कैसे बचाएंगे और लेके वापस जाएंगे. तो जो प्लानिंग होगी उस टाइम पे एकदम से प्लानिंग होगी, वो टैक्टिकल प्लानिंग के अंदर आएगा. उसके बाद आ जाता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉन्ग रेंज प्लानिंग. लॉन्ग रेंज प्लानिंग वही होती है जिसमें आप 3 to 5 years और 10 years, 25 years, 30 years का प्लान करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ये प्लान्स वो होते हैं जिसमें आप अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आप पहले से प्लान करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम फूड का ही बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड बिजनेस, तो आज से 50 years पहले जो फूड की चीजें खाई जाती थी वो बहुत कम हुआ करती थी. देयर आर वेरी लेस वेराइटीज ऑफ फूड एज कंपेयर्ड टू टुडे. टुडे वी हैव अ वास्ट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. तो उस केस में क्या होता है कि आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग करनी है कि हाउ दैट फूड आइटम
how that food item will be, how those food item will be manufactured, how these food items will be innovated. तो ये सारी चीजें आ जाती हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर. इसके बाद हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे आफ्टर 2 मिनट्स. आप 2 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं. So Anjo CJ has raised the hand. What are the issues, Anjo CJ? Principles of planning. Sorry, come again. Principles of planning. Principles of planning. Yes. 9.9. 9.9. Okay. We'll check it out. Okay, so Anjo CJ wants to know about the principles of planning. We'll read it out and understand it accordingly. 1 or 2 points we'll be reading it out. So, what are the principles of planning? It is similar to what we have discussed earlier also. That how we have to plan, how we will be planning the things, how we will be working those things out. So there are many rules and regulations of planning. Rules, we cannot say rules. You can say principles only.
What are the principles? Principles are those things on which you will be planning accordingly. So there are a set of guidelines, or there are some things which according to which all the things are prepared or planned. So there must be certain principles you can say somewhat rules according there are somewhat rules of planning. So what are the rules of planning? So long range view, we have already studied about the long range view, so it is not about so we'll not take time about it. So we'll be reading all those points which I have not read earlier. So principle of flexibility, principle of primacy of planning, principle of contribution to objectives. So these all are things are how you should be planning your decisions. For example, अगर हम long range view की बात करें, we are talking about long range view. Every manager must plan decisions for after a full analysis and understanding of long term feature. Long term, we have already discussed what are the long term features, that what will be the technological changes, what will be the changes that will be happening in the environment if it is a food business or something like that. So these are long range view principles. Then flexibility. What is flexibility? Principle of flexibility. Flexibility is one thing that you have planned something and now that plan is not working properly, that plan is not going your way. आपने जो plan किया है वो आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, that plan is not going your way. So in that case you should be flexible enough to change some of the points of that planning. आप उस प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स को चेंज कर दें जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो काम करना शुरू कर दे. तो ये वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वाइल प्लानिंग. जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, 7th पॉइंट. So what is commitment? That you should be committed to what you have planned. You should be committed to the time you have given to your client, the time you have given to your to those persons who are getting benefit from your business. So अपने commitment पे रहना, to be at your commitment is also a principle of planning. The principle helps in determination of planning period. Planning should cover the period of time necessary to fulfill the commitments involved in a decision. That's what I told you just now, that you should be committed. ये भी एक principle है planning का, that you should be committed. अगर आपने किसी person को, if you have told some person that you will be delivering the goods in 3 months or 6 months, you should be committed to that commitment and you should be delivering those products according to it. You should plan accordingly. आपको उसी हिसाब से plan बनाने हैं और आपको उसी हिसाब से उससे कम टाइम या उतने टाइम में आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है. तो ये भी एक प्रिंसिपल है, कमिटमेंट. देन नेविगेशनल चेंज इज समटाइम यू हैव एक्सटर्नल इवेंट्स. आपके कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई ऐसे एनवायरनमेंट हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपना जो रूट है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप शिप का एक एग्जांपल ले लें, यू हैव प्लान दैट यू विल बी गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू ए पॉइंट टू बी पॉइंट. आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की सोचते हैं एक शिप में, बट आपको क्या करना पड़ता है, आपको एट सम टाइम यू गॉट टू नो, आपको पता चलता है दैट वहाँ पर उस रूट में कुछ इशू है, दैट वहाँ पर आपको कुछ हर्डल्स मिल सकते हैं, कोई इश्यूज मिल सकते हैं. तो आपको उसी हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है उसको जो चेंज करने का होता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज के अंदर, जहाँ पे आप अपना रूट चेंज करते हैं अपने डिजायर्ड गोल्स को पाने के लिए. या आप शिप का एक एग्जांपल ले रहे हैं, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग. आपने एक रोड मैप बनाया है टू गेट समथिंग. अगर आपको उस रोड मैप में कुछ चेंज भी करने पड़े तो आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल प्लानिंग के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज के अंदर. तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको आप रीड आउट और कर सकते हैं, बड़े इजी हैं. प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स. इन रूल्स को आपको फॉलो करना है व्हाइल मेकिंग द प्लानिंग. आपको जो प्लानिंग बना रहे हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है. अब प्लानिंग के बाद आता है डिसीजन मेकिंग. सो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर वन ऑफ दोज थिंग्स जो इंटरलिंक्ड है. अगर प्लान आप कुछ करते हैं तो आप उसी के हिसाब से आप डिसीजन लेंगे. यू विल बी टेकिंग अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू इट. अगर आपने एक छोटी सी एक फर्म है, इफ इट इज अ स्मॉल फर्म एंड यू हैव प्लान्ड दैट यू विल बी एक्सपेंडिंग दैट फर्म, तो आप उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे. हाउ यू विल बी एक्सपेंड दैट फर्म, यू विल प्लान अकॉर्डिंगली दैट आई विल बी गोइंग. आप क्या करेंगे कि आप एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग सिटीज में अपनी फ्रेंचाइजीज बनाएंगे. आप अपनी शॉप्स जो अपनी ब्रांचेस हैं वो खोलेंगे अलग अलग सिटीज में. तो ये एक पार्ट ऑफ प्लानिंग है. पर अब आपने प्लान कर लिया दैट यू विल बी ओपनिंग योर ब्रांचेस. उसके बाद उन ब्रांचेस को कैसे ऑपरेट करना, कैसे ओपन करना है और किस तरह से लीगैलिटीज से, वहाँ की जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लीगैलिटीज हैं, उनसे कैसे मीट करना है, वो आता है आपकी डिसीजन मेकिंग पे.
that you have planned something, then you are making a decision according to it, that we will be, of course we will be going to that place and we will be taking these decisions. अब हम ये डिसीजंस लेंगे और हमने प्लान जो करा था हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो आ जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, रिस्क भी हो सकता है, सिचुएशन और टाइमिंग भी हो सकती है, आपको उनकी चीजों का ध्यान रखना है। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने डिसीजन को, हाउ यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग योर डिसीजन, वो सारी चीजें आ जाती हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग आर वाइस वर्सा, आर नॉट वाइस वर्सा, आर इंटरलिंक्ड। द थिंग यू विल बी प्लान्ड, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी टेकिंग द डिसीजन नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बड़ी इजीली आप इन चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर हमारी 9th यूनिट खत्म हो गई है। ये 9th यूनिट का एक हमने ओवरव्यू ले लिया है, जिसमें हमने प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, देन हाउ दैट प्लानिंग विल वर्क, किस किस टाइप की प्लानिंग होती है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग और रूल्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट प्लानिंग, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। अगर किसी को प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में इशू हो तो दे कैन रेज देयर हैंड और दे कैन आस्क अबाउट दीज थिंग्स। नहीं तो हम नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। So I think no one is having any issue about planning and decision making right now. If you will be having any issues later also, अगर आपको बाद में कोई इशू आते हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कोई उसमें there is no issue about that, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लानिंग कर लिया, we have made plans, we have made a decision, हमने ले लिया, we have made our decision. So what will be the next thing? Organizing. Organizing is the next thing. You have made plans, you have decision, आपने decision ले लिया। For example, अगर हम बात कर रहे थे, आपने एक प्लान बनाया दैट आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, यू विल बी एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, देन यू हैव टेकन अ डिसीजन दैट यस वी विल बी डूइंग इट इन दीज प्लेसेस, हम इन जगहों पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। नाउ हाउ दैट डिसीजन विल कम, वो डिसीजन कैसे पूरा होगा, उस डिसीजन को कैसे पूरा करना है, वो है ऑर्गेनाइजिंग पे, कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हम ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। आप अपने बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने जो डिसीजंस लिए हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। तो ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम, तो क्या ऑर्गेनाइज कैसे करना, अगर अपना बिजनेस ही एक्सपेंड करना है, इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस टू अ न्यू प्लेस, तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। पहली नीड जो आपकी होगी वो होगी पीपल, लोग। तो जो लोग होंगे आप पहले उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, यू विल बी फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। आप 10 लोग या 5 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आप उस प्लेस पर भेजेंगे, यू विल बी टेलिंग योर प्लान्स टू दोज पीपल दैट वी विल बी वर्किंग दीज थिंग्स आउट लाइक दिस, हम ऐसे ऐसे अपना काम करेंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का। देन डिवीजन ऑफ वर्क, आप अपना डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, यू विल बी डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट, आप जिसका जो स्किल होगा उसके हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से अपना डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। पर्पस कॉमन रहेगा, इट विल बी अ कॉमन पर्पस दैट वी हैव टू अचीव एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस, हमें अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो सबको पर्पस पता होगा, एवरीवन विल बी नोइंग द पर्पस ऑफ इट, दैट वी हैव टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, सबका एक कॉमन पर्पस होगा, एवरीवन विल बी हैविंग अ कॉमन पर्पस। Then vertical and horizontal relationships. What are vertical and horizontal relationships? If anyone know, किसी को अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का पता है ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बहुत एक अच्छी टर्म है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जो होते हैं वो होते हैं जो सिमिलर लेवल के पर्सन्स के बीच में होते हैं, द पर्सन्स हु आर एट सिमिलर लेवल। फॉर एग्जांपल देयर, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जिसमें 10 लोग मैनेजर लेवल पर हैं, 10 पर्सन आर एट मैनेजर लेवल, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कही जाएगी। जो एक सिमिलर लेवल के पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। देन व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। द कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप लेवल, जो सीईओ लेवल से या फिर एक हेड लेवल से नीचे बॉटम लेवल तक एक कम्युनिकेशन जाती है, द कम्युनिकेशन विच फ्लोज फ्रॉम सीईओ लेवल टू द बॉटम लेवल, बॉटमेस्ट लेवल, वो होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या फिर वाइस वर्सा, बॉटमेस्ट लेवल टू द सीईओ लेवल, वो एक आ जाती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, वर्टिकल रिलेशनशिप्स के अंदर। तो उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जो ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म कर ली है, हमने 5 या 10 लोगों की, 15 लोगों की,
if we have formed an organization of 5 people, 10 people, 20 people or more people, so what will be the importance of it? So if we have an organization, if we have multiple peoples in it, अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो सबकी अलग अलग स्किल सेट होंगे जिसकी वजह से हमें ग्रोथ अच्छी मिलेगी. एवरीवन विल बी हैविंग स्किल सेट. कोई अकाउंटेंट होगा, कोई मैनेजर होगा, समवन विल बी अ सीईओ. तो विल बी हैविंग अ ग्रोथ व्हिच विल बी एट कांस्टेंट पेस. एक अच्छे पेस पे ग्रोथ होगी. Then creativity होगी. If we are having 10 people, they all can be creative. They 5 of them can be creative, 2 of them can be creative accordingly. So there will be creativity inside the company. एक creativity होगी एक company के अंदर. Then उसके बाद होगा humanistic approach. When we are talking about organization के अंदर लोग होते हैं. We have people inside the organization. So humanistic approach will be there. People will be communicating with each other. They will be having job rotations. They will be having job environment enrichment. They will be getting the promotions. So the humanistic approach will come into play if we are talking about the importance of organization. Then organization as a system. What basically system is something in which you will put something, an input will be given to a system, the input will be processed and output will come. So the system can be understood. एक system को हम कैसे समझ सकते हैं? We can understand a system by a simple thing. एक मशीन को आप ले लीजिए. आप मशीन में क्या करते हैं? आप एक रॉ मटेरियल पुट करते हैं. You will be putting raw material in the machine. Machine will process it and giving us the desired output. हमें desired एक product दे देगी मशीन. वैसे ही सिस्टम जो होता है, सिस्टम के अंदर हम अपने जो इनपुट्स हैं, जो अगर हम मैनेजर लेवल पर, हम सीईओ लेवल पे, वी आर एट सीईओ लेवल और मैनेजर लेवल, वी विल बी गिविंग आवर इनपुट्स टू द सिस्टम. सिस्टम इज द सेट ऑफ पीपल जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं. दोस पीपल विल वर्क अकॉर्डिंगली. वो हमारे प्लान्स और हमारे गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसी हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगी. आउटपुट हमें मिल जाएगी अकॉर्डिंगली. तो इनपुट प्रोसेसर आउटपुट, ये सिस्टम का एक डायग्राम भी दिया हुआ है 10.1 में. इसका यू कैन मेमोराइज दिस डायग्राम. इट इज अ डायग्राम ऑफ सिस्टम. इट इज अ वेरी सिंपल डायग्राम. यू कैन मेमोराइज इट इजीली एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस that you are giving an input. System can be anything. It can be a machine, it can be a system of business. In business के अंदर भी एक सिस्टम हो सकता है जिसमें टॉप लेवल आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बॉटम लेवल मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है या लोअर लेवल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. फाइनली वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? जो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? व्हाट आर द स्टेप्स? तो एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एक स्टेप है कि आप किस पर्सन को क्या ड्यूटी देते हैं. एलोकेशन ऑफ ड्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. आप गलत पर्सन को गलत ड्यूटी अगर आप दे देंगे, इफ यू आर गिविंग ड्यूटी टू द रॉन्ग पर्सन, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गिव ड्यूटीज टू द कैपेबल पर्सन. अगर आप अकाउंटेंट को मैनेजर की ड्यूटी देंगे तो इट विल नॉट वर्क. तो ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है. डेवलपिंग रिलेशनशिप्स. आपको रिलेशनशिप्स बनाने हैं. अगर आप टॉप लेवल पर हैं तब आपको बॉटम लेवल से रिलेशनशिप्स बनाने हैं, मीडियम लेवल से रिलेशनशिप्स बनाने हैं. यू विल बी मेकिंग रिलेशनशिप्स विद द टॉप लेवल, मीडियम लेवल. एवरीवन विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है. ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन फैक्टर होता है दैट यू विल बी मेकिंग रिलेशंस विद ईच अदर, जिसकी वजह से ही काम होगा. अगर आप में कल ऐसा लगेगा दैट समथिंग इज नॉट डूइंग वेल एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है और आपके रिलेशंस आपस में अच्छे हैं, यू कैन इजीली सॉर्ट दैट सिचुएशन आउट. देन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो 2, 10, 15, 20 या मोर पीपल, 10, 20, 50 और मोर पीपल एक फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. So what will be the structure of it? Structure is basically there will be a top level management, there will be a CEO level, there will be a top level management, there will be a middle level management, lower level management, then there will be workforce, then there will be labor force. Labor force will be so this is the structure of an organization. Everyone will work according to it. हर person का एक task assigned होगा. every person will be assigned a task. When labor को labor का task दिया जाएगा, managers को managers का task दिया जाएगा. So and communication will flow from top to bottom, bottom to top, horizontal level. Every kind of communication will happen in this structure. तो ये एक organization का एक structure होता है. Significance of organization structure, क्या क्या इसके importance हैं, क्या क्या significance हैं इस structure के, जो हमने वही structure पढ़ा कि managerial level होता है, low level managers होते हैं, labor force होती है, work force होती है. तो इसके importance क्या है?
इंपॉर्टेंस ये है कि नाउ वी नो दैट विच वर्क विल बी असाइन टू होम। हम किसको, सबको क्लियर कट अथॉरिटी पता है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट हाउ मच अथॉरिटी इज गिवन टू होम, किसको कितनी अथॉरिटी है वो सबको ऑलरेडी पता होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है करेक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसका। देन बैलेंसिंग एक अच्छी होती है, देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस। हमको पता है दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी गिविंग अस डिसीजंस, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो देयर इज अ प्रॉपर बैलेंसिंग कि कौन क्या काम करेगा, हु विल बी डूइंग व्हाट वर्क, एक प्रॉपर बैलेंस होगा। ग्रोथ, एनकरेजिंग ग्रोथ, क्योंकि वी आर डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्रोथ के एक बहुत अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको एक ऐसा काम कर दे दिया जाता है, इफ यू आर गिवन अ वर्क व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर यू, अगर आपको ऐसा काम दे देंगे जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं पर रुके रह जाएंगे। यू विल बी स्टक एट वन पॉइंट बिकॉज आप उस काम को जानते ही हैं, यू डू नॉट नो दैट वर्क, आप उस काम को नहीं जानते हैं, यू विल बी स्टक एट दैट पॉइंट ओनली। ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। पर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। if your organization structure is good, your growth chances will be good. And now there are types of organization structure. किस टाइप के हो सकते हैं? Functional, divisional, adaptive. You can read these things. These are very easy to understand. You can read these diagrams which are at page number 33 and 32. For example, I was telling you that what will be the structure. First of all, there will be chief executive, CEO. Then there will be corporate planning and control. There will be a unit which will be planning and controlling. There will be a finance unit. There will be a personal unit. You can refer to the 10.4 figure. Then there will be chemical products if it is a chemical factory, textile products if it is a factory which is manufacturing clothes. So there will be a part which will be handling chemical products. There will be a part which will be handling textile division. Then what will be the chemical products? Manufacturing, marketing, accounting, personal. What will be the textile division? Manufacturing, marketing, accounting, personal. So these are the divisions of organizational structure. कैसे organization structure work करती है उसका एक diagram था। तो इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। यू कैन रीड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। सो नाउ गेट टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना है। ऑलरेडी सेट रूल्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर होगा। एवरीवन विल बी नोइंग दैट व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट विल वी बी डूइंग, ये सबको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Then definition of jobs, everyone will be knowing that what are the jobs they are doing. Every position of the organization should be clearly defined in relation. हमें पहले से ही एक डिफाइन करना पड़ेगा that which job is doing what. अगर हमें एक अकाउंट्स की जॉब है, तो अगर एक इंजीनियर की जॉब है तो उसमें क्या काम होगा, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। ये एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का। देन कैसे कमांड फॉलो करेगी ऊपर से नीचे, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वे में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट हाउ विल दैट कमांड विल फ्लो, ये सब आ जाएगा चेन ऑफ कमांड के अंदर। देन यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक प्रिंसिपल है। जो कमांड हमें मिल रही है, वी आर फॉलोइंग इट और नॉट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट कमांड जो फ्लो कर रही है, इफ एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक डिसीजन फ्लो कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है, या बॉटम टू टॉप कोई एक टास्क फ्लो, एक इशू फ्लो कर रहा है। If an issue is flowing from top to bottom, or a command is flowing, or decision is flowing from top to bottom, so there will be unity of direction. हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी कमांड्स को फॉलो करना है, कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना है। We should already know that which command should be followed, कौन से कमांड्स को फॉलो करेंगे। हाँ, और हम सुपरविजन हमारा किसका है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, क्या बैलेंस रहेगा, कम्युनिकेशन, अगर गुड कम्युनिकेशन होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, इफ इट इज अ गुड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। देन हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 10.7 पे। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन इन द बिजनेस। If we are running an organization, if we are running an organization of 20 people, if we are running an organization of people having different kind of work, so how that work is controlled at the top level, top management level or managerial level, what will be the level of controls? So there will be, if we are talking about chief executive officer, अगर CEO है तो he will be controlling every department, वो हर department को control करेगा।
वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करेगा, ही विल बी कंट्रोलिंग द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट. So CEO will be controlling all these departments. Then every department will be having manager. हर department के अलग-अलग manager होंगे. वो control करेंगे अपने workforce को, अपने HR, अपने human resources को. So everyone will be knowing inside an organization that who will be controlling what. CEO को पता होगा that he will be controlling the departments. Department के heads को पता होगा that they will be controlling their human resources. The human resources को पता होगा what all are the work they have been given, and they will be controlling their work accordingly. फिर आ जाता है कंट्रोल के अंदर. उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट देयर विल बी अ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दैट देयर विल बी अ मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी डिपार्टमेंट्स, देन देयर विल बी डिपार्टमेंट हेड्स, देन देयर विल बी ह्यूमन रिसोर्स. ये सब चार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर ही आ जाता है. यू कैन रीड दैट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इजीली. नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10.10 पे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. किसी को अगर आइडिया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन आइदर टेल और रेज देयर हैंड. So we will be continuing with the formal organization and informal organization. So what is the formal organization? A formal organization is planned organization in which everything is planned, officially established. So everything is planned का क्या मतलब होता है? Formal organization का क्या मतलब होता है? That आपने एक organization में already plan कर दिया है. You have already planned that there will be 10 departments, there will be 5 departments, or there will be 2 departments according to your business. These 2 departments will work according to this. एक planned एक way होगा, सबको सब कुछ पता होगा, rules regulations already formulated होंगे, everything will be formulated already. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें एवरीथिंग प्लान के हिसाब से चलती है, एवरीथिंग इज डिफाइंड अर्लियर ओनली एंड एवरीथिंग इज वर्किंग विद द प्लान. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन एकदम से फॉर्म होती है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म सडनली. इसका एक हम एग्जांपल भी ले सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. फॉर एग्जांपल अगर हम इनफॉर्मल की ही बात करें तो अगर एक बस स्टॉप पर इफ एट अ बस स्टॉप, अगर एक बस स्टॉप पे आप टिकट्स ले रहे हैं, एक लाइन में 20 पर्सन है, देयर आर क्यू ऑफ 20 पर्सन एंड एवरी पर्सन इज टेकिंग टिकट वन बाय वन. हर बंदा एक के बाद एक टिकट ले रहा है, तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का के रूप में मानी जाएगी. इट विल बी अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरीवन नोस दैट द फर्स्ट पर्सन विल टेक द टिकट, देन सेकंड पर्सन विल टेक द टिकट एंड थर्ड एंड सो ऑन. पहला बंदा टिकट लेगा, सेकंड पर्सन टिकट लेगा, थर्ड पर्सन लेगा, उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा. ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अगर ऑल ऑफ अ सडन एक पर्सन बीच में से निकल के जो फिफ्थ पोजीशन पे है और एकदम ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन एट अ फिफ्थ पोजीशन goes to the ticket counter straight away and start taking the tickets. वो अपना टिकट्स लेना शुरू कर देता है. तो उस केस में क्या होता है, बाकी जो लोग हैं, बाकी अगर इफ इट वाज अ क्यू ऑफ 15, अगर वो एक 15 लोगों का लाइन था, 15 लोगों की लाइन थी, तो जो बाकी 14 लोग होंगे, द रेस्ट ऑफ द 14 पीपल विल फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. वो एकदम से एक इकट्ठे हो जाएंगे. दे विल फॉर्म एन ग्रुप एंड दे will be thinking about that person and they will be asking that person not to do such thing. वो उस बंदे को बोलेंगे that you should not be doing such things. तो जो ये एकदम से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आपको कुछ भी प्लान्स नहीं थे, कुछ भी देयर वर नो प्लान्स, देयर वर नथिंग प्लान्ड. तो एकदम से जो एक ग्रुपिंग हो गई लोगों की, that from all of a sudden a grouping of 14 people had happened in the case of ticket. तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई. एक सिंपल वे में अगर आप इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, कम्युनिटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पॉइंट्स में, तो ये बड़े इजी होंगे आपके लिए समझने के लिए.
तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ what are the characteristics of informal organization, what are the importance, you can read these points up. आप इन पॉइंट्स को रीड करेंगे आज, and you will be, if you will be having any issue in these characteristics or in these problems of informal organization, what is formal organization, functions of informal organization, you can ask them tomorrow also, और जब next class होगी, मेरे ख्याल से tomorrow नहीं है next class, you can ask about your queries in the next counseling session. तो अभी हम इस जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो यूनिट है इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे. कोई भी इशू आता है, if someone is having any issue, they can ask or they can ask other issues later also. sure. Yeah, Raj. इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बता दीजिए प्रॉब्लम. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट होती है जो प्लान्ड नहीं थी, जो जिसका हमने ऑलरेडी प्लान नहीं किया हुआ था कि वो बनेगी, वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है. जैसे कि अगर मैंने अभी बस का एग्जांपल लिया था, आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ बस. अगर आप बस का एग्जांपल नहीं लेते हैं तो आप एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि अगर एक कोई डिपार्टमेंट, कोई एक बिजनेस है, कोई एक कंपनी है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है. कोई अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, देन मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है. तो ये जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये डिपार्टमेंट फॉर्मली बने हुए हैं, सबको पता है कि उनके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कितने लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे. ये फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है. पर इसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दैट सम पर्सन्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ डिपार्टमेंट के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें कुछ इशू आता है अपने वेजेस का, उन्हें अपनी सैलरी में कुछ इशू आता है. तो अब इन डिपार्टमेंट्स के लोग मिलके अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने सैलरी के इशू को सॉल्व करने के लिए, कुछ 5 लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, 10 लोग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, कुछ लोग किसी और डिपार्टमेंट के, ये मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने वेजेस कम लग रहे हैं. दे आर फाइंडिंग देयर वेजेस लो, उनको अपने वेजेस कम लग रहे हैं. तो ये जो ग्रुप बनता है, एकदम से जो एक ग्रुप बना एक कॉमन इशू के लिए, कॉमन एक चीज के लिए, वो क्योंकि ऑलरेडी सेट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक ऑलरेडी सेट ग्रुप नहीं था, किसी ने ये ग्रुप नहीं बनाया था, ये कुछ सिचुएशन के हिसाब से एक ग्रुप बना है, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी. ओके सर. इसके बाद हम अगर फिर भी किसी को इशू होगा तो बाद में भी पूछ सकते हैं. तो विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो डिपार्टमेंटेशन एंड फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप. डिपार्टमेंटेशन हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, तो इफ एनीवन नोज अबाउट द टर्म डिपार्टमेंटेशन दे कैन टेल, और वी विल स्टार्ट आवर काउंसलिंग फर्दर. व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन? इफ एनीवन नोज डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, किसी को अगर पता है तो. जी गीतांश बताएं. गीतांश wanted to say something. Yep. सर डिपार्टमेंटेशन. जी डिपार्टमेंटेशन. व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन? क्या है डिपार्टमेंटेशन? सर ये ग्रुपिंग होमोजेनियस एक्टिविटीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन unit on the basis of special and continuous nature of activities is called a departmentation. ठीक है गीतांश. और कोई बताना चाहेगा? If anyone knows. तो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू अबाउट द डिपार्टमेंटेशन. हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम गीतांश, यू कैन म्यूट. या so we are discussing from quite a time now that we are having different departments in the organization. So for example, agar aapka ek business hai, you are making one business. In that business have grown. agar wo business bada ho jata hai to us business mein if there are 100 people who are working in that business, so you cannot simply sit and assign the work to any person that you will be doing this, you will be doing that, aap ye kaam karenge, aap ye kaam karenge. ऐसा नहीं होगा.
You should organize your business. आपको organize करना होगा that which 10 people, which 15 people will be doing accounts work, which 15 people will be handling the technology work, which 15 people will be doing the innovation work, then distribution work, then supply work. तो अलग अलग एक बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग इनसाइड अ बिजनेस. हर काम को अगर आपको हैंडल करना है तो आपको डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे. अगर आपको अपना जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें, इफ यू टेक एन सिंपल एग्जांपल that you are getting raw material, you are manufacturing products, then you are distributing those products, and yet you are selling those products. तो आपकी जो बिजनेस है इसके अंदर एक डिपार्टमेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि कुछ जो 10 लोग हैं, फर्स्ट 10 पीपल और 10 पीपल हु आर गुड इन डीलिंग विद रॉ मटेरियल, हु आर गुड इन आइडेंटिफाइंग द रॉ मटेरियल, बेस्ट रॉ मटेरियल. तो वो 10 लोग, those 10 people will be identifying the best raw material. They will be put in the raw material department. Then you know that these 20 people are good at manufacturing things. ये 20 लोग बड़ा अच्छा है मैन्युफैक्चर करने में. So you will be having a manufacturing department and you will be putting those 20 people in manufacturing department. Similarly, you will be putting some 20 people in distribution department, some similarly 10-20 people in selling department. So if you have a structure, हम organization structure पढ़ रहे थे, if you have a defined structure that these people will handle these things, these people will handle these things, this department will handle this thing, your company will be working very efficiently, your business will be working very efficiently because of departmentation. So forming different departments according to the need of the business is departmentation. A simple definition of departmentation you can remember. So let's go to the next topic, definition of departmentation. You can read these definitions. These are somewhat similar to what I have said. This will be giving the same meaning. Then need of departmentation, we have already discussed what are the need of departmentation. You cannot work with all those 100 people, 1000 people without giving them proper rules and regulation, without giving them proper departments. Then basis of departmentation, how you will be making those departments. So just like I told you that there will be one head, then this head will be handling the production manager, marketing manager, finance manager. So someone will be handling the finance department, someone will be handling the marketing department, someone will be handling the production department. So these are the function of departments. You can read the functions accordingly. There are some advantages, there are some disadvantages of departmentation. So let's read one point from advantages and one point from disadvantages. So first advantages, it is the most logical and natural form of departmentation. तो ये एक बहुत ही लॉजिकल फॉर्म है, एक बहुत ही इजी फॉर्म है जो सबको पता है. एवरीवन ऑलरेडी नोज दैट हाउ अ डिपार्टमेंटेशन विल वर्क. ये उसकी एडवांटेज है, सबको पता है उनको क्या काम करना है. एवरीवन नोज दैट व्हाट वर्क विल बी दे डूइंग. फाइनेंस वालों को पता होगा दैट दे विल बी डूइंग फाइनेंशियल वर्क. अकाउंट्स वालों को पता होगा दैट दे विल बी डूइंग अकाउंटिंग वर्क. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन और फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन? देयर मे बी डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन. सो क्या होगा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है दैट 2 or 3 डिपार्टमेंट्स, जो एक सप्लाई डिपार्टमेंट है, देन एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट्स है, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, इफ दीज डिपार्टमेंट्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद ईच अदर, तो इट इज एन इशू, इट इज एन लिमिटेशन ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंट. समटाइम ऐसा हो सकता है कि सबकी आपस में लोगों की, द पर्संस आर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद ईच अदर, उन लोगों के आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. तो ये एक डिसएडवांटेज है डिपार्टमेंटेशन की. उस केस में जो वर्क होगा वो हिंडर होगा, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी वो हिंडर होगी, वो अच्छे से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. अगर कोई इशू आता है, अगर रॉ मटेरियल में कोई इशू आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को ऑलरेडी पता नहीं होगा. मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट नो that there was an issue with the raw material department. So communication is one of the difficulties, one of the limitation of departmentation. So this is one of those diagrams which I have already explained you, that how the departments are made: finance, operations, marketing, personnel. You can view this diagram: plastic division, metal division, chemical division, production, marketing, research, personnel, etc. These are all the departmentation things. So what are the advantages of product departmentation and what are the disadvantages of product departmentation? These advantages and disadvantages are somewhat similar to हमने जो अभी तक पढ़ी, ये उससे सिमिलर हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं.
तो टेरिटरी, व्हाट इज टेरिटरी? टेरिटरी या डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी टेक प्लेस व्हेन अ कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ नंबर ऑफ डिविजन्स लोकेटेड एट डिफरेंट एरियाज. इट इज ऑल नोन एज ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन. तो टेरिटरी कुछ डिफरेंट नहीं है. अगर एक कंपनी के अंदर ही हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर दिए, इफ वी हैव फॉर्म द डिपार्टमेंट्स इनसाइड द कंपनी, तो उसको हम डिपार्टमेंटेशन कहेंगे. टेरिटरी हम उसी चीज को जब कहेंगे जब एक ही बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ दैट बिजनेस आर जियोग्राफिकली, अगर वो जो लोकेशन वाइज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, तो दैट विल बी दैट विल कम अंडर टेरिटरी. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, तो उसका अगर सॉफ्टवेयर बेंगलोर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इफ द सॉफ्टवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड इन बेंगलोर एंड द फिजिकल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन नोएडा. जैसे कि सैमसंग का जो एक प्लांट है वो नोएडा में है, बहुत बड़ा प्लांट है नोएडा में. सैमसंग इज हैविंग अ लार्ज प्लांट इन नोएडा. If that plant is manufacturing those mobiles in Noida and the software is manufactured in Korea or software is manufactured in America, so this is called territory. So a product having different departments or organization having different departments at different geolocation is called as territory. So what are the advantages of territorial department? You can simply say what are the advantages of territorial department is that you can, for example, if we are taking an example of Samsung only, Samsung is manufacturing their software plant in Korea or their software in US, but if they will manufacture their product in US only, their physical part in US only, it will be very costly for Indian population. और Indian population के लिए बड़ा costly हो जाएगा. तो इसका advantage क्या होगा जो हम territory departmentation कर रहे हैं, कि अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर तो बनाया यूएस में, बट मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं इंडिया में, सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड ओवरनाइट, इंटरनेट से ट्रांसफर हो सकता है. तो जो प्रोडक्ट फाइनली वो बेच रहे हैं इंडिया में, प्रोडक्ट दे आर सेलिंग इन इंडिया विल बी चीपर, वो एक चीपर प्रोडक्ट हो जाएगा और एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी. तो ये एक एडवांटेज है टेरिटरी की, टेरिटरी टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन में. अब डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हो सकती हैं कि हम किसी और कंट्री में जाके अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट कंट्री, देयर विल बी मैनी लीगल इश्यूज, देयर विल बी जियोलॉजिकल इश्यूज, जियोग्राफिकल इश्यूज, देयर विल बी सम टैक्सेस, टैक्सेशन. ये सब जो हमारे इश्यूज हैं, ये हमारे टेरिटोरियल डिपार्टमेंटेशन में आ जाएंगे. ये सब इसी के पार्ट्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं. दे आर वेरी इजी to understand. If someone is having any issue, they can come up again in the next class. We'll be going to choosing the basis of departmentation. So how we will be choosing, ये हम already discuss कर चुके हैं, but how we will be choosing the departments, what will be the basis of choosing the departmentation, we have discussed it already, that every person cannot do everything. There should be departmentation of an organization. And what should be the basis of departmentation? That accounts people who know accounts will work in the account department. There will be account department. There will be a technological department. The person who knows technology, they will be working in the technological department. These are the basis of departmentation. Benefits of departmentation, we have already studied about it. That if we have different departmentation in the company, अगर हमारे पास कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी और हम सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे. सबको पता होगा कि कैसे कौन सा काम होना है. एवरीवन विल बी नोइंग दैट व्हाट वर्क विल बी डन एंड व्हाट वर्क विल बी डन बाय whom, कौन की काम करेगा. देन ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मैप दिया है डिपार्टमेंटेशन का. इसको आप देख सकते हैं, आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन. अगर कोई टेक्सटाइल कपड़ा बना रही है कोई कंपनी, समवन इज मेकिंग क्लोथ्स, तो उनके दो डिपार्टमेंट्स होंगे. एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट होगा, एक केमिकल डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि आप कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग भी करेंगे तो वो केमिकली होगी. उसके बाद टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में कौन कौन होंगे? असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर होंगे. असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर मार्केटिंग के होंगे, प्रोडक्शन के होंगे. प्रोडक्शन वाले आगे फोरमैन को देखेंगे, फोरमैन वाले आगे वर्कर्स को देखेंगे. तो ये डिपार्टमेंटेशन है, एक स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंटेशन का. इसको आप याद कर सकते हैं टू राइट इन द एग्जाम. बड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा. एक और एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, मैनेजिंग डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डायग्राम्स दिए हुए हैं. यू कैन रीड दिस डायग्राम्स आउट, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देन हाउ दिस डिपार्टमेंटेशन वर्क, जनरल मैनेजर, उसके बाद कैसे वर्क करेंगे. एवरी डिपार्टमेंट शुड बी वर्किंग विद ईच अदर. उसका एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है. हाउ everyone is connected, it is shown in this diagram on page number 63. कौन से लोग कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे काम चलेगा.
जनरल मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, पर्सनल डायरेक्टर है, और उनके अंदर फर्दर मैनेजर प्लांट 1 है, मैनेजर प्लांट 2 है, मैनेजर प्लांट 3 है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता दैट जिसके अंदर जो है, जिसके अंडर जो है, इफ प्रोडक्शन डायरेक्टर है मैनेजर प्लांट 1 अंडर है, तो ऐसा नहीं है कि वो ही उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। मैनेजर प्लांट 1 को सारों से सबके बारे में एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो सारों सब इंटरकनेक्टेड है, एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड। अगर प्रोडक्शन वाला जो मैनेजर है, इफ ही नोज दैट हाउ मार्केटिंग इज डन, हाउ फाइनेंस इज डन, तो ही विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंगली। अगर हमें पता होगा कि फाइनेंस की कंडीशन क्या है बिजनेस की, अगर हमें पता है हमारे पास कितना पैसा है, इफ यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज देयर, तो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी वेरी इजी। आपको पता है आपको कितना प्रोडक्शन करना है, आप ओवर प्रोडक्शन नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसा कम था पर आपको क्योंकि फाइनेंस की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इफ यू हैड लेस अमाउंट ऑफ मनी बट यू डिड नॉट नो अबाउट द फैक्ट, और आपने जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया विदाउट नोइंग कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो अभी हैं कंपनी में। तो अगर इंटरलिंक्ड नहीं है तो ये इश्यूज आएंगे। अगर वो इंटरलिंक्ड है, सबको सबके बारे में पता है, एवरीवन नोज अबाउट एवरी डिपार्टमेंट, तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये यूनिट यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद हमारी आ जाती है यूनिट 12। अगर यूनिट 11 में किसी को इशू है, डिपार्टमेंटेशन में किसी को इशू है, तो वो पूछ सकता है। अगर कोई इशू अभी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन रीड दैट आउट टुमारो, और व्हेनेवर द नेक्स्ट क्लास विल बी, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। हम 2 मिनट में या 1 मिनट में नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। We'll be starting the next unit in 1 minute. So we'll be starting our next unit now. Next unit is delegation of authority and decentralization. Delegation of authority के बारे में किसी को अगर पता हो तो वो बता सकता है। If anyone knows about the delegation of authority, ये सारी चीजें interlinked है basically, जो हम इस ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंटेशन हो या प्लानिंग हो या डिसीजन मेकिंग हो, if it is about departmentation, planning or decision making, everything is connected. Delegation of authority is connected to departmentation only. Departmentation से ही connected है delegation of authority। अगर किसी को पता है तो बता सकता है। If anyone knows, they can tell. So let's not waste time. I think everyone wants to hear it about. So delegation of authority or decentralization. If I delegation of authority, Isha Das, if you want to tell anything, you can switch on your mic and tell. So delegation of authority is giving the authority to those persons who are, हमने अभी एक बहुत सारे diagrams देखे, we have seen many diagrams in which there was a CEO, then there were different type of managers, then there were second line managers, different type of managers. So what is delegation of authority? Is giving authority to all those people according to their capacity. If CEO is having authority of all the company, then he will be delegating some of its authority to its managers, its direct managers who are senior level managers। जो senior level manager हैं वो उनको कुछ authority दे देंगे। अगर इसको एक simple example में समझे, if we are thinking about it in a simple example, अगर आपके अंडर, अगर आप एक CEO हैं, if you are a CEO, you are having 3 person under you, 3 managers under you, अगर आपके अंडर में 3 managers हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एवरी टाइम आप हर कोई डिसीजन लें। यू विल बी नॉट टेकिंग एवरी डिसीजन एवरी टाइम। देयर आर मेनी सिचुएशंस जहां पे आपको डिसीजंस की अथॉरिटी मैनेजर्स को देनी होगी, हायर लेवल मैनेजर्स को देनी होगी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज गिविंग योर अथॉरिटी टू द हायर लेवल मैनेजर्स और योर डायरेक्टली योर लोअर लेवल अथॉरिटी। अगर आप उनको, जैसे कि अगर आपको कोई अकाउंट्स मैनेजर है, अगर आपको कोई टेक्निकल मैनेजर है, तो आप उनको अथॉरिटी दे देंगे। यू विल बी गिविंग देम अथॉरिटी दैट टेक्निकल डिसीजंस को आप ले सकते हैं। यू विल बी टेकिंग द टेक्निकल डिसीजन। आप अकाउंट्स वालों को, एक अकाउंट्स मैनेजर को एक अथॉरिटी दे देंगे। यू विल बी डेलीगेटिंग द अथॉरिटी दैट यू विल बी टेकिंग द डिसीजंस अबाउट अकाउंट।
एंड यू कैन सेट लिमिट्स, आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर आप अकाउंट की अथॉरिटी दे रहे हैं, यू आर गिविंग अथॉरिटी ऑफ द अकाउंट। आपका अगर आपका बिजनेस 10 lakhs का बिजनेस है तो आप अकाउंट्स मैनेजर को 5 lakhs की अथॉरिटी या 2 lakhs की अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप एक 2 lakhs तक का डिसीजन ले सकते हैं, दैट यू विल बी टेकिंग डिसीजन ऑफ 2 lakhs ओनली। अगर 2 lakhs से इशू 2 lakhs से बड़ा कोई इशू आता है तो आप वो डिसीजन नहीं लेंगे, यू विल नॉट बी टेकिंग द डिसीजन। इफ इट इज अबाउट मोर देन 2 lakhs यू विल बी आस्किंग मी। तो आप एक लिमिटेशन सेट कर सकते हैं अथॉरिटी देते टाइम, या आप फुल अथॉरिटी भी दे सकते हैं कि आप पूरे 10 के 10 lakhs का डिसीजन ले सकते हैं। इट इज अपॉन यू। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज गिविंग द पावर टू द सबऑर्डिनेट्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस और भी होंगी, जो आप चाहें तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। जैसे कि ओजेफ ने बोला, हैरिस ने बोला, ओजेफ हैरिस ने कुछ बोला, या एल एलन ने बोला, इफ एल एलन हैज सेड समथिंग, डिफाइंड समथिंग। Simple definition is giving the powers to your subordinates, to your higher level managers about taking decisions. This is a simple definition of delegation the powers. So what are the elements of delegation? क्या क्या चीजें हैं delegation के अंदर? Assignment of task and duties. You will be assigning task and duties. You will be assigning the powers to your subordinates, that you will be doing this, you will be doing this, you will be having that much of power. Then conferment of power of authority, granting authority is the second step of delegation. पहले आप टास्क और ड्यूटीज बताएंगे, यू विल बी टेलिंग अबाउट टास्क एंड ड्यूटीज। सेकंड में आप पावर ऑफ अथॉरिटी बताएंगे कि आपके पास कितनी पावर है। फॉर एग्जांपल, इन द अबव केस, व्हेन द सेल्स मैनेजर आस्क्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू सेट अप डिविजनल ऑफिस, ही हैज गिवन हिम द राइट टू प्रोक्योर एंड यूज नेसेसरी रिसोर्सेज। जब डिविजनल मैनेजर ने जब एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि आप एक डिवीजन बनाएं, तो उसने उसे पावर्स दे दी कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, जो कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। ये एक डेलीगेशन ऑफ पावर का एक एग्जांपल है। आपने अपनी पावर किसी और को डेलीगेट कर दी, तो दैट आपका जो कंपनी का काम है वो इफेक्टिवली वर्क कर पाए। अकाउंटेबिलिटी, अब आपके पास एक डेलीगेशन ऑफ पावर हो चुकी है, अब यू नो कि आपको क्या काम करना है, व्हाट आर द पावर्स यू हैव, तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दोज थिंग्स। आप अकाउंटेबल होंगे उन चीजों के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या होगा, आप कैसे कैसे डेलीगेट कर सकते हैं पावर, ये सब प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन के अंदर आ जाएगा। इसमें अगर हम एक पॉइंट पढ़े तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एक प्रिंसिपल है डेलीगेशन का। आप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से किसी पर्सन को पावर दे सकते हैं। यू कैन गिव द पावर टू अ पर्सन ओनली बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि ये पर्सन उस पावर का मिसयूज नहीं करेगा। यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन विल नॉट बी यूजिंग दैट पावर इल्लीगली और अनसर्टेनली, और he will not misuse that power. Importance of delegation, importance बहुत है delegation की। What are the importance of delegation is, अगर आप अपनी पावर किसी को दे रहे हैं तो बहुत important ऐसे है that बहुत सारे scenarios होंगे, there will be many scenarios in which you as a head of the company, आप एक head होने के नाते आप हर जगह पे नहीं जा सकते, you cannot go to everywhere। अगर आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग सिटीज में, you cannot go everywhere। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू विल बी डेलीगेटिंग पावर्स टू द डिफरेंट मैनेजर्स, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो एवरीवेयर। आपको अपने पावर्स अगर उनको दे दी तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इजी हो जाएगा। तो उसके बाद डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन हमने समझ लिया दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अपने वर्क को एफिशिएंटली करने के लिए, अपने बिजनेस को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए बहुत डेलीगेटिंग पावर एक बहुत डेलीगेटिंग पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं इफेक्टिव डेलीगेशन में, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी जो पावर है किसी ऐसे पर्सन को दे दी, गिवन योर पावर टू सम वन पर्सन हु इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है, और वो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है आपकी बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है इन दैट केस। तो ऐसे ऐसे ये अलग अलग पॉइंट हैं, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब आता है जो डेलीगेशन ऑफ पावर के लिमिटेशंस के अंदर। इफेक्टिव डेलीगेशन कब होगी, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन इज
जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स में ट्रस्ट करेंगे, व्हेन यू विल बी ट्रस्टिंग योर सबऑर्डिनेट दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली, और जब आप अपनी पावर को डेलीगेट करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके पास जो कंट्रोल्स होंगे वो अच्छे होंगे, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो ये सब आ जाता है इफेक्टिव डेलीगेशन के अंदर। कैसे एक डेलीगेशन अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, हाउ विल दैट डेलीगेशन विल बी इफेक्टिव। देन हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। What is decentralization? Decentralization is centralizing your authority, centralizing your power to every person. So difference से हम समझ सकते हैं कि decentralization क्या है, distinction between delegation and authority and decentralization. So delegation is a process of systematic transfer of authority, while decentralization is the end result of planned delegation. तो जो जब हमने अपनी पावर्स को डेलीगेट किया, when we have delegated our powers, so अगर उसे प्लान्ड वे में कर रहे हैं, इफ वी आर डेलीगेटिंग आवर पावर्स इन अ प्लान्ड वे, तो वो डेलीगेशन के अंदर आ जाएगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबको अपनी पावर्स पता है, सब अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी, वो सेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है। देन व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, बड़े इजी पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स, यू कैन रीड देम आउट वेरी इजीली। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा छोटा यूनिट था, इट वाज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड इट इज कंप्लीटेड हियर। अब नेक्स्ट यूनिट, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम राइट नाउ, सो नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। So if anyone is having issues in decentralization and delegation of power, अगर decentralization और delegation of power में किसी को issue है तो बता सकते हैं। अगर issues अभी नहीं है, पता चल रहे हैं, then they can ask in the next class also, then next counseling session also. So I think no one is having any issues as of now in delegation and decentralization. We will be taking 1 more minute. If anyone is having any issue, अगर किसी को issue है तो वो 1 मिनट में बता सकते हैं, कि 2 मिनट में बता सकते हैं। If not, we will be closing our class for today as counseling session for today. सर कंट्रोल नहीं पढ़ाओगे? कंट्रोल आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगा, तो कंट्रोल हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और कंट्रोल को आई थिंक कल और परसों तो क्लास काउंसलिंग सेशन नहीं है, तो आई थिंक मंडे को काउंसलिंग सेशन है नेक्स्ट। और बाकी आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं एक बार। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल और परसों कोई काउंसलिंग सेशन नहीं है। सर शेड्यूल में तो 22 तारीख से दूसरी क्लास होगी किसी और सब्जेक्ट की। तो कोई इशू नहीं है, उसमें डॉक्टर भानु सर होंगे। आप अगर चाहें तो इस क्लास का भी डॉक्टर भानु सर से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इन चीज़ों को पढ़, क्योंकि ये काउंसलिंग सेशन में इसमें सब कुछ कवर नहीं हो सकता, एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन दिस। ये कोई क्लासेस नहीं है, ये काउंसलिंग सेशंस हैं जिसमें आपको अपने इश्यूज लेकर आने होते हैं और अपने इश्यूज को आप बताते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बट आयरनी, क्योंकि हम एज स्टूडेंट्स आप लर्नर्स कुछ नहीं पढ़कर आते हैं, तो हम सारी चीज़ डिक्टेट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन BCOC 132 एनी ब्लॉक, अगर आपको कोई इशू है तो आप नेक्स्ट सेशन जिसका भी है, डॉक्टर भानु सर भी होंगे, तो आप उनसे भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। और अगर इफ इट इज मी ओनली टेकिंग द काउंसलिंग सेशन, आई विल बी टेलिंग अबाउट दीज थिंग्स आल्सो। बट नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर टू, आप उस चीज़ों को पढ़कर आएँ जिससे आप एक काउंसलिंग सेशन को काउंसलिंग सेशन की तरह लें, नॉट क्लासरूम सेशन की तरह लें। अभी 20 मिनट पड़े। या राज, जो है Vishaka is asking about face-to-face classes. There are no face-to-face classes, Vishaka. Never happened in ODL system. Open and distance learning does not have face-to-face classes. Open and distance learning only have counseling sessions. Counseling sessions are made for your issues. If you, in case you have any more issues, you can also go to your study center and ask your coordinator about those issues. There are designated coordinators. There are persons who
नो अबाउट these सब्जेक्ट्स, आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर अपने कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आते हैं पढ़ने में। पर फेस टू फेस कोई क्लासेस नहीं होती हैं ODL सिस्टम में, ओपन डिस्टेंस सिस्टम में। इग्नोर इज ऑफरिंग ODL सिस्टम ओनली, so there are no face to face classes. तो गीतांश ने क्योंकि कंट्रोल के बारे में पूछा था, तो विल बी टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स अबाउट कंट्रोल। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन दिस, so we'll be talking about control, summary of control. So control is basically तो गीतांश आपको कंट्रोल के बारे में कुछ पता है? You know something about control? I think गीतांश doesn't know about control, so हम कंट्रोल पूछते हैं। कंट्रोल एक बहुत सिंपल सी टर्म है, कोई भी इसको बता सकता है। Everyone knows about control. कंट्रोल Control can करना be, किसी चीज को। हाँ, ये बहुत एक सिंपल सा आपने एक एग्जांपल दिया, कंट्रोल करना। इसको इसी तरह समझ सकते हैं, बट हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे, इसको समराइज करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब होता है, अगर आप एक फैमिली में हैं, इफ यू आर इन योर फैमिली ऑफ 5, फैमिली ऑफ 6, द फादर, अगर हम फादर को एक अथॉरिटी मानते हैं, मदर को एक अथॉरिटी मानते हैं, उन दोनों को एक अथॉरिटी मानते हैं, तो वो एक कंट्रोल करते हैं अपनी फैमिली को। वो कंट्रोल करते हैं कि हाउ देयर चिल्ड्रंस विल वर्क। यू कैन स्विच ऑफ योर माइक, आई थिंक। How their family will work, how their family will be studying, how their children will be studying. So control is about controlling the environment. अपने फैमिली को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है फैमिली को लेकर। बट इसी चीज को अगर हम बिजनेस की बात करें, गीतांश प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो इसी चीज को अगर हम एक बिजनेस में बात करें तो कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हमने एक फैमिली का एग्जांपल लिया, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द फैमिली, वैसे ही हमने बड़े सारे अभी चार्ट्स पढ़े थे पिछले यूनिट्स में, दैट एक स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक लोग काम करते हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करना किसी भी सिचुएशन को। एक सीईओ कंट्रोल करता है सारे डिपार्टमेंट्स को, देन डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं अपने अपने वर्क्स को। फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग वाला, इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा। वैसे ही अगर कोई सप्लाई वाला है, सप्लाई मैनेजर है, ही विल बी कंट्रोलिंग द सप्लाई। सो सबके पास अपने अपने कंट्रोल्स हैं, एवरीवन विल बी कंट्रोलिंग द सिचुएशन। उन्हीं सिचुएशंस में दे विल बी टेकिंग द डिसीजंस। कई बार ऐसा होगा कि यू आर सप्लाइंग, आप सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, और सप्लाई करते करते देयर आर इश्यूज इन सप्लाइंग, तो आपको उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग, एक प्लानिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी, सिचुएशन को उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। यू विल बी कंट्रोलिंग दैट सिचुएशन अकॉर्डिंगली। एंड इस कंट्रोलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, PRET होती है, CPM है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी मेथड है। ये अभी इस काउंसलिंग सेशन में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, तो इनका ओवरव्यू हम ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्टेजेस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल होते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल हैविंग अ कंट्रोल। क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है कंट्रोल करते हुए। कंट्रोल एक पैसिव फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल एक पैसिव फंक्शन है जो हर लेवल पे काम करेगा। हर 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 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक अलग कंट्रोल होगा, ये एक पैसिव फंक्शन रहेगा। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दैट कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज यू आर कंट्रोलिंग समथिंग और कल आप यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। कंट्रोल जो करना है किसी भी सिचुएशन को, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये रोज के रोज चलेगा। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, टिल द योर बिजनेस इज रनिंग, द कंट्रोल विल बी हैपनिंग। Then there are delegation is the key control. Delegation हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, what is delegation. And control is forward looking process. तो कंट्रोल क्या है, एक लुकिंग प्रोसेस, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि देखिए क्या होगा नेक्स्ट, आपको कैसे करना है, हाउ यू विल बी डूइंग इट, कैसे आपको कंट्रोल करनी है अपनी सिचुएशंस, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ यू विल बी कंट्रोलिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारा कंट्रोल के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर नॉट हैविंग कंट्रोल, अगर हम फैमिली का एग्जांपल है, इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द फैमिली ओनली,
Having control is very important, because if the authority, father, mother, or both are not having control over their children will be out of their way. अगर वो अपने अपने जो टास्क हैं, अपने जो गोल्स हैं, उनसे डिटैरिएट हो जाएंगे अगर उनका कंट्रोल नहीं है फादर मदर का। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर if it is a family and their children are watching TV for more than 4 hours, 10 hours, they are continuously watching cartoons. So अगर if there is no control of the controlling authority, father mother का कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो उनके चिल्ड्रंस हैं they will be they did not know, उनको नहीं पता होगा कि कैसे कितने आवर्स उनको पढ़ना है या कितने आवर्स उनको खेलना है, how many hours they will be playing, how many hours they will be studying, how many hours they will be watching TV. So it is a simple example to understand the importance of control. Then stages in control. What are the stages in control? Setting standards. अगर आपको कंट्रोल करनी है कोई भी सिचुएशन, तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, आप बताएंगे कि ये चीजें इस तरह से होंगी, ये चीजें इस तरह से होंगी, और उसके बाद आप सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे कि वो चीजें उस तरह से हो रही हैं कि नहीं। इफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय यू, दिस कम्स अंडर स्टेजेस ऑफ कंट्रोल। देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप मेजर करेंगे जो आपने सिचुएशन सेट करी थी, दैट ऑल द सिचुएशन यू हैव सेट वो सही से हो रही है कि नहीं है। अडेप्टिंग, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने कंट्रोलिंग पावर्स को चेंज करना पड़ेगा। देन रिक्विजिट्स यानी कि जो क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोल की, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, ये सारी चीजें आ जाती है कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर आपके लिमिटेशंस भी आएंगे, एरियाज ऑफ कंट्रोल भी आएंगे, जैसे कि अगर कोई बिजनेस है तो आप उसमें क्या क्या चीजों को कंट्रोल करेंगे। इफ इट इज अ बिजनेस, व्हाट ऑल द थिंग्स यू विल बी कंट्रोलिंग। So you will be controlling marketing, market standing, innovation. You will be controlling the innovation, how much innovation is happening, where it is happening. Productivity you will be controlling. Physical resources you will be controlling. Financial resources controlling. These are all obvious points which you already know, that you will be controlling the profitability if you are a CEO. Every one of these things you will be controlled by you only. Physical and financial control. What are the physical controls you will be having? Physical controls come under all those human resources which comes under, you are under physical control. Then financial control is all about money, how you will be controlling the money, flow of money, how that money will flow. So these come under control, the features of control or characteristics of control. Then control over line of products. फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 प्रोडक्ट्स विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग, आप 10 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आ जाता है कंट्रोल ओवर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर। ओवरऑल कंट्रोल, एक सीईओ ओवरऑल कैसे कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट को, वो आ जाता है ओवरऑल कंट्रोल के अंदर। हाउ अ सीईओ इज कंट्रोलिंग ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंपनी। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स विच आर फॉलोड फ्रॉम मेनी डेकेड्स, जो बहुत ही पुराने टाइम से कंट्रोल टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं। ये कौन सी टेक्निक्स हैं? बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बजटरी कंट्रोल जो है, आप अपने बजट को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बहुत दिनों से बने हुए हैं, उसके जो फॉर्मूलाज हैं ऑलरेडी बहुत दिनों से बने हुए। देयर आर फॉर्मूलाज विच आर फॉर्म्ड मेनी डेकेड्स अगो, दोज फॉर्मूलाज आर स्टिल फॉलोड बिकॉज वो फॉर्मूलाज एफिशिएंट हैं। वो अपना जो हम अपना बजट है जो बना रहे हैं, बजट वी आर मेकिंग, वो उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कि आपको इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट रखनी है, विच प्रोडक्ट विल बी जो कॉस्टेड अबाउट व्हाट, कितना आपको मार्जिन रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं, जो बहुत पुराने टाइम से हम कंट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें सेम रहती हैं। अब उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी है, तो हमने पढ़ी थी जो बजटरी टेक्निक थी और कॉस्टिंग टेक्निक थी, तो हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं। दीस टेक्निक्स आर फॉलोड फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी है? अब हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज बना दिए हैं, जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट को जो प्राइस है उसको ब्रेक करके एनालाइज करना है कि वो हम उसे कितने प्राइस में बेच सकते हैं, सो दैट वी विल बी हैविंग प्रॉफिट भी हो जाएगा हमें, और हमें कोई लॉस भी नहीं होगा, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो भी कवर हो जाएंगी। सब कुछ ब्रेक करके हमारा कितना रॉ मटेरियल लगा, हमारा कितना जो हमारा प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा, हमारा कितना मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा लगा, उसके बाद सेलिंग में कितना हमारा जो हमारे कॉस्ट आई। So all these things comes under break even analysis. You will be breaking all those things. You will be breaking all those factors. आप उन फैक्टर्स को ब्रेक करेंगे और उसके बाद अपनी कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि आप कितनी कॉस्ट में प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, हाउ मच कॉस्ट यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट।
इसी तरह से एक टेक्निक है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये बड़ी कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ इजी टेक्निक। देन क्रिटिकल पाथ मेथड, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी कंट्रोल, तो आप कितनी क्वांटिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, किस हिसाब से करना चाहते हैं, क्रैक्स कितने हैं, ब्रेकेज कितनी है, कलर का इशू कितना है, ये सब आपके स्टैटिक्स के अंदर आ जाएंगे। स्टैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने अगर इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट देन उसमें while transferring that product, transporting that product, how much issue is happening, how much product is getting destroyed, these all comes under statistical method। आप एक statistical data लेंगे, आप analyze करेंगे, एक probability लगाएंगे that how much products are getting destroyed, how much products are getting delivered easily, तो ये सब आ जाता है statistical method के अंदर। मैनेजमेंट ऑडिट होती है। ऑडिट का मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू विल बी नोइंग व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट इज एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंपनी, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, इफ द ऑल दोस एथिकल मेथड्स आर फॉलोड, ऑल दोस रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड। आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं मैनेजर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, तो वो काम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। तो ऐसी ऑडिट्स बहुत 1 साल 2 साल एक मिनिमम टाइम पीरियड के बाद होती रहती है मैनेजमेंट ऑडिट्स, जिसमें हम ये पता करते हैं कि इफ मैनेजर लेवल काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये ब्लॉक यहीं पर खत्म होता है। कंट्रोल का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया जिससे आपको एक आइडिया हो। जब यू विल बी रीडिंग, यू हैव अ ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल नाउ, यू विल बी हैविंग एन आइडिया व्हाइल यू विल बी रीडिंग योर स्टडी मटेरियल। इसके बाद के जो ब्लॉक्स हैं, you can read those blocks and ask the question if you have any questions in the next session also, irrespective of किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग सेशन है, आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। we are closing this counseling session for today. If you have any issues you can ask those issues. या राज, हेलो शेफ, फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सॉरी, फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, यस, फिजिकल और फिजिकल फिजिकल। और किसी, if anyone is having any other issues, so no one is having any other issue, so Raj have asked about the physical resources. तो फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड जो भी रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो फिजिकली अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अगर हम इफ वी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट की एक बात करें, अगर हम ईंट जो मैन्युफैक्चर करते हैं भट्टे की अगर हम एक बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो उसमें फिजिकल रिसोर्सेज क्या होंगे? जो रॉक, जो हमारी जो मिट्टी है, द सॉइल वी आर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्रिक्स, देन एयर, then fire, these all are the physical resources which we are using to make a brick। brick कैसे बनती है, ईंट कैसे बनती है? हम मिट्टी से एक सांचे में एक चीज डालते हैं, we are forming a structure of soil, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम उसका। उसके बाद हम we are burning that soil with the help of fire and air। तो जो हमने रिसोर्सेज फिजिकली यूज करे, जैसे कि हमने मिट्टी जो थी, सॉइल जो थी, द सॉइल वी हैव यूज्ड, or the fire we have used, or the air we have used, these all comes under physical resources, जो हम physical resources use कर रहे हैं environment में से। Anyone is having any other issue? I think we have 20 learners left. I don't think anyone is having issue as of now. If anyone is having issue, they can ask in the next counseling session also. We will be closing the session for Anjosi ji. Yeah. What is business cost? Sorry? Doubt. Business cost. Business Cost. course. Yeah, cost. Business cost. 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 What is business cost? Yes. Okay. Doubt. Yeah. Anything else? Anything else, Anju?
doubt cost doubt this business cost. Business cost only, na? Yes. So business cost is something, if we are having a business, suppose if you are having a small business, if you are having a stationery shop, if you are having a shop of grocery, so the money or the monetary value spent by you on that the production of or the operating the business, if you have a stationery shop, so the money that you are spending in operating that shop, for example, there will be many kind of money. If that shop is on rent, then that rent will be a business cost. The amount of electricity bill, that will be a business cost. The amount of the money which you will be using to buy those products, the money you will be using to keep those products, that all will come under business cost. The money, monetary value spent by you for the production or operating the business. आप अपने प्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर if it is not a production plant, if it is a operating plant only, if you have a stationery shop, if you are just operating that stationery shop, the money monetary value जो आप spend करेंगे, the monetary value you are spending for operating that business is that comes under business cost. Is anyone else having any issues? I don't think anyone is having any issue, and we are near to our closing time of the counseling session. So we'll be closing the counseling session for today. Have a good day. Sir, what is cost-oriented pricing? Anjo, yep. What is Cost-oriented pricing? Cost-oriented pricing. Original? Oriented. Can you spell me out? Oriented pricing. Oriented? Yes. Cost-oriented pricing. Yes. Anything else? And demand oriented pricing. Cost-oriented demand this definition. Sorry, cost-oriented pricing and demand oriented pricing definition. Cost demand pricing. Pricing. Cost oriented So cost pricing and demand oriented pricing definition. Demand oriented pricing. So I will not tell you the definition. Definition you can get on the Google also. Definition you can get on the books also. I will make you understand what is cost oriented pricing and what is cost demand pricing. I will try to explain you about those things. Yes. Okay. So cost oriented pricing is the strategy. एक strategy है. It is a strategy जहाँ पे it is a strategy where you will be if you are manufacturing a product. If you are manufacturing a product, you will be it will be a pricing strategy where you will be set a price for the product and service based cost. When you will be manufacturing a product, you will set a price for it. Where a company sets price for it, when if you are a company, if you are if you are setting a price for it, that will come under cost oriented pricing. The pricing will be dependent on the cost of producing, the cost of manufacturing, the cost of keeping it. Everything that will come under the pricing strategy. It will be cost oriented pricing. And demand oriented pricing is demand oriented pricing. Some one thing, for example, if you are manufacturing a product and that product have gained very much importance, that product have gained very much fame. For example, if you are manufacturing a food product, you are manufacturing a burger, and that burger is very that burger have gained very much fame. Everyone loves the taste of that burger. So what we will do is that demand of that product will be very high. If earlier 100 people were eating that burger, now 1,000, 1 lakh people are eating that burger. They are demanding that burger. Demand of that burger have raised very high. So you will be finding a strategy. You will be forming a strategy to get a price
which is according to the demand. For example, earlier you were charging 4 rupees for 4 rupees profit. Now because the demand is high, you can lessen your profit. आप अपना जो profit है उसको कम कर सकते हैं and accordingly उसका price set कर सकते हैं. You will be setting your price accordingly. So earlier if you are having 4 rupees as margin, now you can set 1 rupee as margin because your the person who are eating it are very large, so you will be ultimately you will be having the same amount of profit or more according to it. So it is about demand oriented pricing. You can read the definitions from the book. I have just told you what the main what the main concept of it. So as we have 7:31, we will be closing our class. If anyone still is having any issue, we can continue for next 2-3 minutes also. No issue. So I think no one is having issues now. So we'll be closing this session for today. Have a good day and good evening. Tomorrow will be class. Hello. 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 Hello, Amit. Rahul. Aisha, hello. Hello. Tell me. Hello. Hello. क्या हुआ बोलो.